कौन सी क्वेश्चन? रेडियो परियोजना क्या है और ये था EAAD, मतलब ये क्या ये है? गैलीलियो परियोजना चलाई गई थी। गैलीलियो परियोजना क्या है? थर्ड टर्मिनल, ये एक अलग चीज़ है, इसको हम बता देंगे। हाँ, ये था ये माइक्रो सेटेलाइट तो आपको बताए थे। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। माइक्रो सेटेलाइट अलग होगा, ये अलग होगा। तो वो पूरा मतलब पूरा सब माइक्रो सेटेलाइट डीएनए जो क्रोमोसोम होता है ना बेटा, नो कर दीजिए वहाँ का जो क्रोमोसोम होता है उस साइड ये क्रोमोसोम यहाँ यहाँ पर होता है। तो क्या मतलब क्या क्वेश्चन क्या है? माइक्रो सेटेलाइट डीएनए क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसको समझाना पड़ेगा अलग से। क्वेश्चन आप लिख के ले आइए जरूरी चीज़ नहीं हुआ है, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। इसको हमको लिख के दे दीजिए। हाँ चला था पुराना, उसको पढ़ाया नहीं क्योंकि पुराना हो गया, इसलिए नहीं पढ़ाया। करना था वो पढ़ाया, इतना समझ आता करें क्या? सारी चीज़ें तो है, तो चीज़ें बहुत सारी, ये पुराना है प्रोजेक्ट में। क्वेश्चन कर रहे थे प्रीवियस ईयर का। हाँ अब देखिए, माइक्रो सेटेलाइट डीएनए अलग चीज होती है, माइक्रो सेटेलाइट अलग चीज, साइड डीएनए उसको कहते हैं, बता दीजिए। देखिए जो बात हो रही थी कल नैनो मटेरियल, तो नैनो मटेरियल मैंने बताया था कि दो प्रकार के होते हैं। एक तो कार्बन रहित नैनो मटेरियल बताया था और दूसरा मैंने कार्बन नैनो मटेरियल बताया था। तो जो कार्बन नैनो मटेरियल होता है, खासकर जो कार्बन नैनो मटेरियल है, देखिए कार्बन नैनो मटेरियल में मैंने कार्बन के अपरूप को भी लिखाया था, ठीक है। तो प्रकृति में कार्बन के 3 अपरूप बताए थे, एक तो ग्रेफाइट का, डायमंड का और फुलरियम। अब नीचे हेडिंग डालिए इसी, ये तो देखिए ये तो कृत्रिम अपरूप है जो प्रकृति में मिलते हैं। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसके लिख लीजिए आर्टिफिशियल एलोट्रॉप्स, यानी कार्बन के कृत्रिम अपरूप, कार्बन के कृत्रिम अपरूप, कार्बन के कृत्रिम अपरूप। अब ये कृत्रिम अपरूप क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। कार्बन के कृत्रिम अपरूप क्या है? देखिए ये तो 3 प्रकृति में अपने आप मिलते हैं, इनमें अंतर क्या होता है, पहले थोड़ा कार्बन को समझते हैं। देखिए जो कार्बन होता है, इसका जो परमाणु भार है, देखिए जब क्वेश्चन लगाया करिए ना, जो पुराना साइंस में दिक्कत ये है कि यूपीएससी कभी रिपीट नहीं करता। अगर पुराना क्वेश्चन है कितना पढ़ेंगे, अनलिमिटेड है, इतिहास को पूरा ले जाएगा पता नहीं चलेगा इतना। तो पुराना क्वेश्चन अवॉइड करें, जो करंट की चीज़ें हुई हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर हम पुराना बताने लगेंगे तो ये हो नहीं पाएगा। कुल मिला के 40 लेक्चर, मजबूरी हमारे साथ ये है। तो जो करंट की चीज़ें हैं उसको मॉडिफाई करिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। यूपीएससी कभी रिपीट नहीं करता, ये सब पुराना क्वेश्चन हो गया, इसको रिपीट नहीं होता। समझ रहे ना मेरी बात? करंट को पढ़िए, पुरानी चीज मत देखिए, क्योंकि पुराना कभी यूपीएससी रिपीट नहीं करता। 2022 में जो आया है वो 2000 यूपीएससी रिपीट नहीं करता।
अब धीरे धीरे पीसेस का पैटर्न भी आप देखेंगे करंट बेस्ड हो गया, जनरल साइंस गायब हो गया, पूछता ही नहीं। मजबूरी है कि हम सारी चीजें कवर अप नहीं कर सकते, उतना टाइम नहीं है। उसमें से कुछ चीजें चूज करके ही पढ़ा सकते हैं, पूरा नहीं पढ़ा सकते। अब देखिए, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12 होता है, परमाणु भार 12 होता है। अगर हम इसके चित्र को बनाए, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 6 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 है। यदि इसका अगर हम चित्र बनाए तो इसके केंद्रक जो है 6 प्रोटॉन होगा, 6 न्यूट्रॉन होगा। और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें तो पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। जो दूसरी कक्षा होगी उसमें 4 होंगे। अब यहां पर एक चीज समझ लीजिए, जितने मेटल होते हैं, मेटल का मतलब होता है सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि आदि। मेटल जो होते हैं वो विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी अंतिम कक्षा में मैक्सिमम 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप इतना जानते हैं, अगर अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसे दान करना आसान है, 7 को लाना मुश्किल हो जाता है। तो जितने भी मेटल होते हैं अंतिम कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन, समझ लीजिए बात को ध्यान से, सब सारी चीजें यहाँ को रिलेट होती है। मेटल में खास बात यह है कि उसका आइटम बड़ा हो। तो मान लो 10 आइटम लोहे के ले लें और 10 आइटम कार्बन के ले लें, तो 10 आइटम जो लोहे का है वो भारी हो। उतने ही आकार का लकड़ी ले लें, उतने आकार का लोहा ले लें, तो लोहा ज़्यादा भारी होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि उसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है। तो जो मेटल होते हैं उसके आइटम बड़े होते हैं। जब आइटम बड़े होंगे तो नेचुरली प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो जो अंतिम कक्षा होगी, ध्यान दीजिएगा, जो अंतिम कक्षा होगी उसकी केंद्रक से दूरी ज़्यादा होगी, और अंतिम कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अंतिम कक्षा में जब 1 से 3 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, अंतिम कक्षा किससे दूरी है? तो प्रोटॉनों के द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल क्या होगा? कम हो जाएगा। तो मेटल में जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं अपनी कक्षा को छोड़कर इधर उधर उसी में घूमते रहते हैं। इसी को साइंस की भाषा में फ्री इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं? इन्हीं को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही कारण है जो मेटल होता है विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन जो है बीच का मामला है, कार्बन के लास्ट में 4 है, लेकिन ये भी विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। बात इतनी समझ में आई? विद्युत का सुचालक होता है। अब हमने कहा कि वैज्ञानिकों ने खासकर ग्रेफाइट से, वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ग्रेफाइट से पहली बार ग्राफीन को बनाया। 2010 में आंद्रे और गीन 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस पर काम किया। तो पहले ये समझते हैं कि ग्रेफाइट की संरचना कैसे होती है। इसमें इंटरनेट चलता है? हाँ, कैसे करेंगे इंटरनेट को? ये आगे तुम करो, दिख रहा है? ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में खास बात ये होती है, ये देखिए यहाँ ग्रेफाइट में खास बात ये होती है कि ये कार्बन अगर हम नोटिस करें इस कार्बन, तो कार्बन उसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। देखिए, एक इससे जुड़ गया, किससे जुड़ गया, किससे जुड़ गया, 3 जुड़ा, चौथा नीचे जुड़ा है कि नहीं? ये वाला जो बॉन्ड है, जो ये वाला बॉन्ड है, ये कमजोर बॉन्ड लग रहा है ना, इसे हम
ये वाला बॉन्ड, जैसे ये वाला बॉन्ड जो होता है, इसको थोड़ा रोके तो लिखें, कैसे रुकेगा? चलो इसे कहते हैं वांडर वाल, जो दिखा ना आपने, इसको हम कहते हैं वांडर वाल बॉन्ड। ये कमजोर होता है, इसको इसमें समय बहुत खराब होगा, इसे देखिए हम बताते हैं इसको कैसे हटेगा ये। हाँ देखिए अब इसको जैसे अब देखिए जैसे ये है हेक्सागोनल है, ये हेक्सागोनल है कार्बन। अब इसी तरीके से यहां भी है और इसके बीच में यहां पर भी जुड़ा है। यानी अगर आप देखें अपने मोबाइल में, तो समय बहुत खराब हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। देखिए आप उसमें अपने मोबाइल में डालिए ग्रेफाइट स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट स्ट्रक्चर डालेंगे तो वो आ जाएगा। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर डालिए, ग्रेफाइट स्ट्रक्चर डालिए, ग्रेफाइट स्ट्रक्चर डालिए। ये देख रहे हैं ग्रेफाइट स्ट्रक्चर डालेंगे, देख रहे हैं। तो जैसे ये ग्रेफाइट की रॉड है, ये मान लीजिए ग्रेफाइट की रॉड है, ये क्या है? ग्रेफाइट रॉड है। एक परत इसकी है, एक परत नीचे है, तो ऊपर की जो ये परत है ये 3 से जुड़ी हुई है, 3 से जुड़ी। कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो 3 तो जुड़े हैं, लेकिन जो एक ये वाला जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, आप कक्षा 9-10 किताब में जाएंगे तो दिया हुआ है, ये जो कहते हैं इसको वांडर वाल, इसको कहते हैं वांडर वाल, वांडर वाल, सॉरी वांडर वाल बॉन्ड। ये कमजोर बॉन्ड होता है, समझ रहे हैं? इसके इलेक्ट्रॉन जो विद्युत का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही तो विद्युत कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन, उसमें जो परमाणु है अंतिम कक्षा में 4 है, जैसे ये कार्बन है 4 है, इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, इससे जुड़ा। अब इससे जो दूसरा कार्बन जुड़ा है, इससे जुड़ा, टाइटली जुड़ा है, लेकिन जो इससे जुड़ा है इसको वांडर वाल कोर्स कहते हैं या वांडर वाल बॉन्ड कहते हैं। तो ये वांडर वाल क्या होता है? वीक होता है, कमजोर होता है, समझ रहे हैं? अब जैसे आप देखिए, ये आपकी नोटबुक है, ये ग्रेफाइट है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी ने इसके ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ लगाया और उसको झटके से खींचा, तो झटके से खींचेंगे तो ये पन्ना खुल गया, तो जो ये परत आई इसी को ग्राफीन, यानी नोटबुक आपका हो गया ग्रेफाइट, उसका एक स्टेज क्या हो गया? ग्राफीन। अब जब ये खुल गया, समझ रहे हो, ये 3 से जुड़ा है, ये खुल गया, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री हो गया ना? नहीं। अब अगर ग्राफीन की संरचना देखेंगे तो ग्राफीन की संरचना क्या दिखेगी? देखिए ग्राफीन की संरचना देखिए इस तरीके से, एक परत होगी, ठीक है, सॉरी, एक परत है,
ठीक, अब ये दूसरे से जुड़ा है, 3 जुड़ा है, बोलिए 3 जुड़ा है ना, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। तो जब इसको विद्युत वाहक बल देंगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, प्रवाह होगा। और दूसरी चीज एक सोचिए, ये पूरी तरह से जालीनुमा रचना नहीं होगी, इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जैसे आपने जो ग्राफीन निकाला, वो पतली चादर है ना, एक आइटम मोटी चादर हो गई, उसकी मोटाई कितनी हो गई, मैक्सिमम 10 पावर -12 मीटर पतली चादर हो गई। तो जब अगर आप उस पर बाहर से विद्युत वाहक बल दें तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन जो बहेगा बहुत आसानी से बहेगा, प्रतिरोध ना के बराबर होगा। इसी को ग्राफीन, जो शुरुआत पहली बार जब इन्होंने किया तो बड़ी मेहनत करी, उसको चढ़ाया फिर झटका दिया, करते करते एक बार क्या हुआ, एक कार्बन के एक परमाणु जितनी मोटी सतह निकाल लिया, उसी को ग्राफीन कहते हैं। और जब ग्राफीन की खोज 2010 में नोबेल मिला है, उसके बाद देखिएगा 2010-11 के आसपास स्मार्ट मोबाइल आए, उसके पहले कीपैड वाला मोबाइल। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति आ गई। आज आपका जब मोबाइल खराब, पहले जब वो छोटा वाला मोबाइल जब खराब होता था तो रिपेयर हो जाता था, अब इसमें पूरा का पूरा प्लेट बदल देते हैं जब खराब होता है। इसमें पार्ट आपको नहीं दिखेंगे छोटे छोटे, समझ गए ग्राफीन क्या है, समझ में आया कि नहीं। अब आप ये बताइए, ग्राफीन 2D, हमको आप ग्रेफाइट 3D होता है, 3D समझते हैं, 3D का क्या मतलब होता है, लंबाई चौड़ाई। ग्राफीन 2D नहीं हुआ, लंबाई चौड़ाई मोटाई ना के बराबर है। तो ग्राफीन 2D हुआ कि नहीं हुआ, समझ में बात आ रही है। ग्राफीन 2D हो गया, मोटाई कितनी है, एक परमाणु जितना, यानी एक परमाणु की चादर है, जालीनुमा चादर है, ट्रांसपेरेंट चादर है। और वो विद्युत का बहुत अच्छा क्या होगा, सुचालक होगा। 1000 मेटल में सबसे अच्छा चालक जो होता है तो चांदी होता है, चांदी के बाद तांबा होता है, तांबा के बाद सोना होता है, सोना के बाद एल्युमिनियम होता है, उसके बाद लोहा वगैरह होता है। तो इसकी चालकता चांदी की तुलना में कितनी, 1000 गुना अधिक है। चालकता अधिक है, इसका मतलब प्रतिरोध क्या हो गया, बहुत कम। ये आपका बना। अब इसी तरह से देखिए बढ़ाएंगे ना, ये देखिए हेक्सा को, इसको कहते हैं हेक्सागोनल। ग्रेफाइट में जो कार्बन का रेजिड्यू, आप देखिए ये कार्बन 3 से जुड़ा है कि नहीं, ऐसे बनाएंगे, ये देखिए ये क्या होगा, हेक्सागोनल है, 1 2 3 से जुड़ा है। अब इसके नीचे की जो परत थी ये चादर है, इसके नीचे दूसरी चादर, तीसरी चादर, चौथी चादर, पांचवी चादर। तो यहाँ पर जो आपने निकाला, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हो गया कि नहीं, बोलिए, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, वो विद्युत का क्या करेगा, सुचालक करेगा। समझ बात आ रही है, यही है ग्राफीन। ग्रेफाइट की एक परमाणु मोटी जितनी चादर को ग्राफीन है, समझ गए। अब जब ग्राफीन की खोज हो गई तब क्या किया गया, अभी लिखा देता हूं। नोट लेने कैसे आएगा, समझ लीजिए, फिर नोट करा। ये क्या है, ग्राफीन, वही है जिससे मैंने बताया। ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे तो होगा, समय हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूँ। ऐसे ये चादर बनी कि नहीं बनी, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में षष्ठकोणीय। अब ये चादर बन गई, ये ग्राफीन बन गया।
अब क्या करेंगे, इसको रोल्ड अप करते हैं। रोल अप समझ रहे, रोल, इसको जब रोल्ड कर देंगे तो ये बन जाएगा कि नहीं? इसी को CLT कहते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब। ये कार्बन नैनो ट्यूब होगा। ये क्या होगा? ये 2D होगा। ये क्या होगा? 1D होगा। ग्रेफाइट क्या है? 3D है। ये 1D होगा, बहुत छोटा होगा। ये 1D होगा, ये 2D होगा। अब इसी को अगर बॉल शेप में बना दे, ऐसे बॉल शेप में बना दे ऐसे लगभग, ये हो जाएगा फुलरीन। फुलरीन। अब इन दोनों का जबरदस्त यूज है। कहां पर? नैनो टेक्नोलॉजी। ग्राफीन एक पतली चादर, पतली चादर निकाली। ये जो पतली चादर है वो क्या हो गया? अब नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए ग्राफीन। हम लिखवाया है इनको। अभी हेडिंग डलवा। कार्बन के कृत्रिम अपरूप, कार्बन के कृत्रिम अपरूप। हाँ, हेडिंग डालो। कार्बन के कृत्रिम अपरूप में पहला हेडिंग डाल लीजिए ग्राफीन। ग्राफीन इसी को डाल लीजिए। ग्राफीन शब्द को हंस पीटर बोहेम HM हंस पीटर बोहेम ने दिया। ये H के बाद M है ना, C मत समझिएगा। बोहेम ने दिया। ग्रेफाइट की अर्थात कार्बन की एक परमाणु जितनी मोटी चादर, एक परमाणु जितनी मोटी चादर को ग्राफीन कहते हैं। जैसे नोटबुक ग्रेफाइट है, जैसे नोटबुक ग्रेफाइट है और नोटबुक का एक पेज, नोटबुक का एक पेज ग्राफीन होता है। नोटबुक का एक पेज ग्राफीन होता है। समझ गए? दोनों में अंतर समझ गए? आगे लिखिए। ग्राफीन कार्बन के हेक्सागोनल, ग्राफीन कार्बन हेक्सागोनल, ऐसे ग्राफीन कार्बन हेक्सागोनल, यह ब्रैकेट में षष्ठकोण की एक परत है। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल समझ लीजिए, जैसे ये बनाए, ये क्या हो गया? हेक्सागोनल। तो ग्राफीन कार्बन के हेक्सागोनल, कार्बन हेक्सागोनल की एक परत है जिसमें प्रत्येक कार्बन अन्य तीन कार्बन से जुड़े होते हैं और सभी कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप में पाया जाता है।
लिखना चाहे तो ये लिखिएगा, जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट ये क्या है? ग्रेफाइट 3D होता है, ग्राफीन क्या होता है? 2D होता है। समझ गए? चित्रताएं तो बना लीजिएगा ये बस। इसको ग्राफीन, अब ये रोल्ड अप करेंगे, रोल्ड अप बन गया तो CNT बन गया। CNT का मतलब कार्बन नैनो ट्यूब। इसको वायर के रूप से, जब आप कुछ भी सर्किट बनाते हैं तो तार इस्तेमाल करते नहीं तांबे। अब इसकी जब सर्किट बनाएंगे तो तांबे का तार नहीं इस्तेमाल करेंगे। कार्बन नैनो ट्यूब बन गया, ये तार के रूप में उपयोग होगा। कार्बन नैनो ट्यूब चित्र बना लीजिए, फिर हेडिंग डाल लीजिए कार्बन नैनो ट्यूब, कार्बन नैनो ट्यूब। कि यह एक नलिका नुमा संरचना होती है, जिसकी दीवार कार्बन षष्ठकोण की बनी होती है, जिसकी दीवार कार्बन षष्ठकोण की बनी होती है। जिसमें प्रत्येक कार्बन सहसंयोजी बंधन के द्वारा 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। सहसंयोजी बंधन के द्वारा 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। तथा प्रत्येक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से पाया जाता है, मुक्त रूप से पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में क्या है, मेटल विद्युत का सुचालक क्यों होता है? क्योंकि उसके अंतिम कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल 10, जैसे मैंने बताया ना कि 10 मेटल का परमाणु लें और 10 कार्बन का परमाणु लें या किसी अन्य का परमाणु लें, तो मेटल का जो 10 परमाणु होगा उसका भार ज़्यादा होगा, क्योंकि वो परमाणु बड़ा है। बड़ा इसलिए कि उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो भारी होगा। अरे उसी आकार का लोहे का टुकड़ा लो, उसी आकार का लकड़ी का टुकड़ा, तो लोहा भारी होता है कि नहीं होता? क्यों भारी होता है? क्योंकि उसका एटॉमिक वेट क्या है? ज़्यादा है, इसलिए भारी है। और उसमें विद्युत का संचरण क्यों होता है? क्योंकि अंतिम कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन है। भाई 8 होना चाहिए। अब अगर 5 होता तो बाहर से लेता ना, इतनी तो केमिस्ट्री पढ़े। और अगर लास्ट में क्या है, 1 से 3 है, तो देना आसान है, लेना कठिन है। कार्बन बीच वाला मामला है। ये विद्युत का सुचालक है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है कार्बन। लेकिन ग्राफीन क्या हो गया, अंतिम कक्षा में 1 फ्री है, तो बहुत अच्छा क्या हो गया, विद्युत का सुचालक। समझ गए? अगला हेडिंग डाल लीजिए, फुलरीन। फुलरीन यह गोलीय संरचना है, यह गोलीय संरचना है जिसका निर्माण कार्बन पंचकोण एवं कार्बन षष्ठकोण से हुआ है।
इसमें भी प्रत्येक कार्बन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब हेडिंग डाल लीजिए, ग्राफीन तथा CNT के गुणधर्म। ग्राफीन तथा CNT के गुणधर्म। अब इसके गुणधर्म की बात कर रहे हैं अगर, तो इसके गुणधर्म क्या होते हैं, क्यों ये बेहतर है? देखिए, पहला गुणधर्म ये है, पहला गुणधर्म हेडिंग डालिए यांत्रिक गुण। यांत्रिक गुण, यांत्रिक गुण या इस्पात की तुलना में 100 गुना मजबूत है और एल्युमिनियम की तुलना में 10 गुना हल्का है। बिना टूटे दाब सहने की क्षमता, बिना टूटे दाब सहने की क्षमता अब तक बिना टूटे दाब सहने की क्षमता, दाब और ताप, बिना टूटे ताप और दाब सहने की क्षमता सबसे अधिक है। समझ रहे हैं? यानी इसका पतला तार से अगर इतने पतला लोहे का ले उठाए तो टूट जाएगा, ये नहीं टूटेगा। दाब और ताप सहने की क्षमता सबसे अधिक हो जाती। फिर लिखिए विद्युतीय गुण, विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। या चांदी के तार के मुकाबले, या चांदी के तार के मुकाबले 1000 गुना, या चांदी के तार के मुकाबले 1000 गुना अच्छा विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट, इसका तापीय गुण डालिए, तापीय गुण। यह तापीय गुण, यह ताप का बढ़िया सुचालक है, जो निर्वात में 2800 डिग्री सेल्सियस, जो निर्वात में 2800 डिग्री सेल्सियस और वायुमंडल में 780 डिग्री सेल्सियस, 780 डिग्री सेल्सियस तापमान को सह सकता है। सोच लीजिए, निर्वात समझ रहे हैं? वैक्यूम में कितना? 2800 डिग्री सेल्सियस और वायुमंडल में 780 डिग्री सेल्सियस ताप को ये सह सकने में सक्षम है। समझ रहे हैं ना? अब नीचे लिख लीजिएगा, सन 2010 में लिखिए, सन 2010 में गीन और नोवोस्लो, गीन तथा नोवोस्लो ने ग्रेफाइट से ग्राफीन की प्राप्ति की थी।
ग्राफीन की प्राप्ति की थी और इसके लिए उन्हें 2010 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब देखिए, ग्राफीन के यही गुण के कारण इसका उपयोग स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पोर्ट्स मटेरियल को बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को बनाने में इसका जबरदस्त उपयोग हो जाता है। नीचे लिख लीजिए, उपरोक्त गुणों के आधार पर कार्बन नैनो पदार्थ का उपयोग वाहन निर्माण, वायुयान निर्माण, उपग्रहों के निर्माण, सैनिक साजो सामान के निर्माण, सैनिक साजो सामान का निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण में किया जाता है। समझ गए? अब बात करते हैं, हेडिंग डालिए। हाँ, ये जो भौतिक विज्ञान का पुरस्कार दिया गया था, ये पहले वाले में दिया गया था। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार आंद्रे गीन को दिया गया था 2010। सबसे पहले हाँ, सबसे पहले किसे? तो 1900 में जाना पड़ेगा, 1901 में जाना पड़ेगा। भौतिक विज्ञान हर साल मिलता है ना। अब आ जाइए, आगे बात करते हैं। देखिए, नैनो तकनीक की उपयोगिता। नैनो तकनीक की उपयोगिता, अब इसकी उपयोगिता देखिए सबसे ज्यादा, देखिए तो हर क्षेत्र में है। और सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोगिता। देखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोगिता, अब इस पर लिखिए, नैनो तकनीक का सर्वाधिक लाभ, नैनो तकनीक का सर्वाधिक लाभ चिकित्सा के क्षेत्र में किया जा रहा है, क्योंकि कोश की संरचना और कोश की जैव रसायन, कोश की संरचना और कोश की जैव रासायनिक अभिक्रियाएं नैनो पैमाने के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि कोश की संरचना और कोश की जैव रासायनिक अभिक्रियाएं नैनो पैमाने के अंतर्गत आते हैं। नैनो पैमाने पे पहुंचकर कोश की संरचना, नैनो पैमाने पे पहुंचकर कोश की संरचना तथा उसमें होने वाली जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं को इच्छा अनुसार समझा जा सकता है और बदलाव किया जा सकता है। देखिए, जैसे बात मेरी समझिए,
जैसे ये कमरा है, क्लासरूम है, इसको कोशिका मान लीजिए और अपने आप को नैनो रोबोट मान लीजिए, नैनो कण मान लीजिए। तो आप इस कमरे के अंदर होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं उसको समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? बस ये है मामला। यानी नैनो सेंसर बनाए गए हैं, नैनो कॉन्टिन्यूअर बनाया गया, आसानी से डीएनए को समझ सकते हैं, डीएनए को काट सकते हैं, हटा सकते हैं, और कोशिका के अंदर तमाम जो जैविक प्रक्रियाएं हो रही हैं उसको जान सकते हैं। आप हो गए नैनो सेंसर या नैनो कण, और ये क्लासरूम क्या हो गया? ये कोशिका हो गया। समझ रहे हैं ना? यानी आपके शरीर में एक नैनो सेंसर हम प्रवेश करा दें, शरीर के सारे सेल्स को वो मॉनिटर कर सकता है, देख सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। बहुत ही सूक्ष्म स्तर। शरीर के किसी भाग में कुछ भी बदलाव हो रहा है उससे हम पता लगा सकते हैं। अभी इस पर शोध चल रहा है, बहुत सारा काम हुआ है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। समझ बात आ रही है? अगला हेडिंग आ जाइए, हाईली सेंसिटिव डिजीज डिटेक्टर। हिंदी में कहेंगे अति संवेदनशील रोग सूचक। अति संवेदनशील रोग सूचक, हाईली सेंसिटिव डिजीज डिटेक्टर। डिटेक्टर अति संवेदनशील रोग सूचक। अब इसके अंतर्गत जो ना कुछ ऐसे नैनो सेंसर को बनाया होगा। सेंसर जानते हो क्या होता है? टिबिया को जो ऑन करते हैं तो जो उसमें लगा रहता है वो सेंसर है ना, होता है। सेंसर वही काम करता है जो आपकी ये आपका नाक है, आपका कान है, आपका आई। प्रोसेसिंग कौन करता है? माइंड। ठीक है। तो हाईली सेंसिटिव डिजीज डिटेक्टर का मतलब क्या है? आपके बॉडी में ऐसे नैनो सेंसर डाल दो, जैसे कोई बैक्टीरिया घुसा या वायरस घुसा, वो बैक्टीरिया वायरस कोई हार्मफुल रसायन बना रहा, उस हार्मफुल रसायन से जुड़ करके आपको सूचना देगा। आप पता लगा सकते हो कि कौन सा बैक्टीरिया घुसा, कौन सा हार्मफुल पदार्थ बना रहा। इसी को कहते हैं हाईली सेंसिटिव डिजीज डिटेक्टर। लिख लीजिए। इसके अंतर्गत ऐसे नैनो संवेदकों का निर्माण किया जाता है। इसके अंतर्गत ऐसे नैनो संवेदकों का निर्माण किया जाता है जो किसी रोग के कारण पैदा होने वाले रसायन या प्रोटीन के प्रति संवेदनशील होता है। संवेदनशील होता है यह नैनो संरचना शरीर के अंदर रोग पैदा करने वाले कारकों से जुड़कर रोग होने की पुष्टि करता है। इसकी सहायता से कैंसर जैसे रोग का प्रारंभिक अवस्था में
इसकी सहायता से कैंसर जैसे रोग का प्राथमिक अवस्था में पता लगाया जा सकता है। अब आगे एक और समझिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, सब हेल्थ के अंतर्गत है। अब इसको समझते ही है क्या टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। अभी आप ये बताइए, जब अभी आप बीमार होते हैं तो दवा खाते हैं, टैबलेट खाते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस रोग लीवर से संबंधित है, उसको जॉन्डिस भी कहते हैं, उसका वायरस हेपेटाइटिस ए है, बी, या ट्यूबरक्लोसिस है, फेफड़े से संबंधित है, या कोई शरीर का कोई भी अंग बीमार है आप, तो आप जो दवा खाते, ध्यान से समझिएगा तो इसके फायदे समझ में आएंगे। तो जब आप दवा खाते हैं तो दवा कहाँ खाते हैं? मुंह में खाते हैं, या तो दवा खाते हैं या तो इंजेक्शन लगाया जाता है। तो दवा जब आपने खाया तो दवा गया पाचन तंत्र में। अब दवा जब पाचन तंत्र में गई तो क्या होगा? दवा पाचन तंत्र से होते हुए आपके ब्लड में पहुंचा, यानी दवा आगे जा करके अपने बहुत सारे अणुओं में टूट जाएगा और वो सारे अणु शरीर के प्रत्येक भाग के संपर्क में आएंगे कि नहीं? एक कहावत सुनिए, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। कुछ अणु उस अंग तक पहुंचेंगे जिस अंग के लिए वो दवा दी गई थी, लेकिन उस दवा का 90% से ज़्यादा भाग जो हमारे स्वस्थ अंग हैं वहाँ भी तो जाएगा, अंग को प्रभावित करेगा। इसी को कहते हैं दवा का साइड इफेक्ट। लेकिन इसमें क्या होगा? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब जिस अंग में सर डिजीज रहेगा, इसमें देखिए क्या सिस्टम है। इसमें नैनो कैरियर है, ये नैनो कैरियर छोटा सा, ये क्या है? नैनो कैरियर। इसके अंदर क्या है? ये ड्रग्स है, दवा इसमें रख दी गई, ये अंदर क्या है? ड्रग्स है। अब ये मान लीजिए आपके शरीर की ये सेल है जो इफेक्टेड है। सेल में क्या होता है, बात समझिएगा। सेल के बाहर रिसेप्टर होते हैं, इस तरीके के, देखिए इस तरीके के रिसेप्टर होते हैं, हर सेल में होता है। इसी रिसेप्टर के द्वारा एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेशन, ये रिसेप्टर है। और यही खाली सेल बीमार है, ये वाली सेल है, ये वाली सेल है, ये वाली सेल क्या है? सब स्वस्थ हेल्दी नॉर्मल सेल है, ये सब नॉर्मल सेल है आपके शरीर। क्या है? ये सब नॉर्मल सेल। अब इसमें लीजेंड लगा दें, इसको कहते हैं लीजेंड, लेगेंड, इसको लेगेंड कहते हैं, सॉरी लीगेंड, LI, सॉरी लीगेंड लगा दें। और ये क्या है? रिसेप्टर। मतलब समझ रहे हैं? वो बीमार है तो दवा यहां से सीधे, अब ये कहां आएगा? सीधे इसमें आएगा, और ये जो लीगेंड है इसमें से चपक जाएगा, ठीक है? और ये दवा क्या होगी? इसमें डिलीवर। इसको कहते हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यानी और वैसे दवा खाएंगे तो क्या होती है?
सब सर। सारे सेल्स कांटेक्ट में आते हैं ना, तो साइड इफेक्ट ज़्यादा होगा। फायदा क्या होगा? एक तो जो रोगी अंग होगा वहीं तक वो दवा जाएगी, उसकी सटीकता बढ़ेगी, और एक सबसे बड़ी चीज, दवा का कंजप्शन बहुत कम हो जाएगा। 10 mg की टैबलेट खा रहे हैं, वहाँ 0.01 mg काम करेगी। और जब दवा का कंजप्शन कम होगा, दवा का प्रोडक्शन कम होगा, दवा का प्रोडक्शन कम होगा, तो इन्वायरमेंट में जो समस्याएं, भाई क्या करते, दवा यूज़ करके फेंकते भी हैं, तो वो भी कम हो जाएगा, पैसा भी बचेगा। समझ रहे हैं? ये है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आपने दवा खाया तो वो डाइजेस्ट, वो क्या हो गई, अणु में टूट गई, बॉडी के सारे ऑर्गन के कांटेक्ट में आ रही, और इसमें क्या हो रहा है, ये नैनो कैरियर है, ये क्या कर रहा है, सीधा वहीं पहुंचा रहा है। इसको डिजाइन इस तरह से किया गया है, ये लीगेंड है, ये क्या करेगा, सीधा यही आगे चिपकेगा। सर, इससे अन्य कोशिकाएं क्षतिग्रस्त नहीं अन्य कोशिका क्षतिग्रस्त नहीं हो। जैसे रात में चोरी हो गया, पढ़ो आप, सुबह आपको पता ही नहीं चला, उसका टारगेट था अलमारी खोल के ऊपर से आया, चोरी किया और निकल गया, आपको पता ही नहीं चला। तो जो दवाओं का साइड इफेक्ट है बहुत कम, ना के बराबर हो जाए, इसी को टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आने वाले दिन, आज भी आप देखेंगे, आने वाले समय में सर्जरी खत्म हो जाएगी, सर्जरी जो होती है वो खत्म हो जाएगी। नैनो टेक्नोलॉजी जिस जवानी पे आएगी, बहुत कुछ चिकित्सा नैनोटेक पे बेस्ड हो जाएगी। दवाओं का कंजप्शन घट जाएगा, दवाओं की सटीकता बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सीधा दवा डिलीवर कहाँ कर रहा है, जो शरीर का, जैसे मान लीजिए कैंसर, कैंसर एक, देखिए कैंसर जब व्यक्ति को पता चलता है तो एडवांस स्टेज हो जाती है। आज जो कैंसर के इलाज के तरीके हैं, बिल्ड 104 नामक नैनो पार्टिकल बनाया गया, वो नैनो पार्टिकल कैंसर के इलाज में, खासकर ब्रेन ट्यूमर वगैरह। तो कैंसर के इलाज रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी या सर्जरी या इम्यूनोथेरेपी से करते हैं। इसमें दवाओं की डिलीवरी सटीकता से होती है। दवा सीधे कहाँ डिलीवर किया जाए, उसी पर्टिकुलर सेल तक पहुंचाएगा। क्योंकि ये जो नैनो कैरियर, ये छोटा सा नैनो कैरियर है ना, नैनो का मतलब क्या होगा, बहुत, इसका आकार कितना होगा, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में। तो आपकी कोशिका तो बहुत बड़ी है ना, तो इसी में वो दवा रख, नेचुरली ड्रग्स बहुत छोटे, ड्रग्स क्या होंगे, कुछ अणु होंगे ना ड्रग्स के, इसमें ड्रग्स के कुछ अणु होंगे। हमने इसके रिसेप्टर को समझ लिया, यहाँ पर हमने लीजेंड लगा दिया, अब ये आपके सीधा इसमें डिलीवर कर देगा, ये आपकी नॉर्मल सेल में कोई नुकसान नहीं होगा। कैसे सर पता लगाएगा डिजीज का सर? है डिजीज का पता कैसे लगाएगा? जो डिजीज का पता लगाने के लिए जब आप इसको करेंगे प्राइमरी स्टेज में, अगर नैनो सेंसर आपके बॉडी में, डिजीज का पता वो लगाएगा ना, वो रोगों का इलाज नहीं करेगा। नैनो सेंसर डिजीज का पता लगाएगा। ये जो आपका नैनो कैरियर है, वो ड्रग की डिलीवरी सटीकता से करेगा। हम नोट कर लीजिए इसको, ये समझ में आया नहीं ठीक से? अब लिखिए, नैनो संवेदकों नैनो संवेदकों के साथ कैंसर कोशिकाओं तथा रोगाणुओं को मारने
कैंसर कोशिकाओं तथा रोगाणुओं को मारने के लिए दवाओं को भी समायोजित कर मारने के लिए भी दवाओं को समायोजित कर रोगी कोशिकाओं तक पहुंचाया जा सकता है। साथ ही रोगाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। इस पद्धति से उपचार करने पर सटीकता आती है। इस पद्धति से उपचार करने पर सटीकता आती है। दवाओं की आवश्यकता भी काफी घट जाएगी। आती है सटीकता की दवाओं की आवश्यकता भी घट जाएगी। मरीज को साइड इफेक्ट भी काफी घट जाएगा। दवा कंपनियां दवाओं का कम उत्पादन भी करेंगी। समझ में बात आ रही है? नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टिश्यू इंजीनियरिंग, ऊतक संवर्धन। अब वैज्ञानिकों ने कुछ नैनो जेल बनाया है। नैनो जेल, कहीं चोट लग गई तो नैनो जेल लगा लिया, घाव आपका जल्दी ठीक हो जाए। नैनो पट्टी बना ली, कपड़े की पट्टी पर चांदी के नैनो कण लगा दिया, चोट लग गई उस पट्टी को लपेट लिया, चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि नैनो, देखिए मैंने आपको बताया था ना, कुल मिला के नैनो टेक्नोलॉजी किस पर बेस्ड है? कुल मिला के जो 118 एलिमेंट है, अभी हम 118 एलिमेंट के गुणधर्म मालूम है, उनको हमने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया है। तो हमने केवल गुणधर्म किस हिसाब से पढ़ा, जो हम देख पाते हैं कि ये इसका भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है। लेकिन अभी हमें बहुत सारे तत्वों का नैनो स्तर पर जाएंगे तो उनका गुणधर्म क्या होगा उसके बारे में कभी बहुत जानकारी थी नहीं। तो चांदी को जब नैनो स्तर पर ले जा रहा है तो एंटी बैक्टीरियल हो जा रहा है। यानी अगर कपड़े की पट्टी पर नैनो सिल्वर को लगा दें और आप चोट लगे उसमें लपेट लें तो चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। वैसे हाँ बोलिए, किसका यूज करते थे? पेट्रोल, पेट्रोल डीजल नहीं यूज करना। वैसे तो लोग कुत्ता काटते थे, लोग मिर्चा लगाते मिर्चा और चूना करते, कभी नहीं करना। हमको याद है कि हमारे घर में काम लगा था तो उसके बेटे को कुत्ता काट लिया, उसने हमने कहा चले जाओ रेबीज का इंजेक्शन होगा। पहले रेबीज का 14 लगता था, बाद में 7 लगने लगा, फिर 3 लगने लगा। अब आजकल आप हॉस्पिटल में जाओगे तो 3 लगेगा, अब धीरे धीरे 1 लगता है। रेबीज जो होता है रेबडो वायरस से होता है। और अगर आप इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, आदमी कुत्ते की तरह भौंकने लगता है। अब ये चीज़ आप नोटिस करिए, मटन में क्या खास बात होती है, कभी भी आप खाना बना करके 2 बर्तन लीजिए, एक प्लास्टिक का एक मेटल का, दोनों बर्तन में खाना रख दीजिए, कौन सा खाना जल्दी खराब होता है?
जो प्लास्टिक के बर्तन में, क्योंकि जो मेटल होता है वो एंटी माइक्रोबायल होता है। तो चांदी का जब नैनो स्तर पर चांदी को ले आएंगे और पट्टी में लगा के लपेट देंगे तो जो भी बैक्टीरिया होगा आपके घाव में वो मर जाएगा। ये खास बात होती है मेटल। खाना हमेशा मेटल के बर्तन में इसीलिए खाना। भाई देखिए, ना जाने लोग पेट्रोल जाने क्या क्या यूज करते हैं, लेकिन वो यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ में बात आ रही है? अब इसमें लिख लीजिए पहले। वैज्ञानिकों ने टिश्यू इंजीनियरिंग, हाँ उसी में टिश्यू इंजीनियरिंग में लिखे। वैज्ञानिकों ने नैनो पदार्थ युक्त एक जेल बनाया है। नैनो पदार्थ युक्त एक जेल बनाया है जो क्षतिग्रस्त ऊतकों में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को तीव्र कर देता है, जिससे घाव जल्द ही ठीक हो जाता है। जल्द ही ठीक हो जाता है। फिर एंटी माइक्रोबायल ड्रेसिंग। एंटी माइक्रोबायल अब जानते हैं, जो जैसे अभी हड्डी आपकी टूट जा रही है तो क्या करते हैं, हड्डी को जोड़ते हैं ना। तो प्लास्टर का आने वाले समय में ऐसा नहीं करेंगे। आपकी हड्डी टूट गई तो हड्डी को निकाल के उसी साइज की नैनो तकनीक से हड्डी बना के डाल देंगे। और वो हड्डी ऐसी होगी, समझ लीजिए स्टील की जो रॉड है उससे मजबूत होगी। उस पर ट्रक का पहिया चढ़ जाए तब वो नहीं टूटेगा। ये होगा नैनो टेक्नोलॉजी। सर लेकिन जोड़ना आसान है, फिर निकाल के उसको फिर दूसरा लगाना। अभी आपको लग रहा है ना, लेकिन नैनो अभी लग रहा है ना, नैनो पार्टिकल रहेगा वो। अभी लग रहा है। पूरी नई हड्डी डाल सकते हैं सर। मतलब सर जैसे पैर टूट गया तो उसका पैर का सारा आपका देखिए, आपका शरीर अगर कट गया, यहाँ कट गया, अभी इसको सिलेंगे तो निशान पड़ा रहेगा। नैनो तकनीक से निशान भी नहीं पता चलेगा। ये है नैनो तकनीक। कि आप क्या कर रहे हैं, बहुत छोटे स्तर पर जा रहे हैं ना, एकदम सूक्ष्म होगा, बहुत सूक्ष्म स्तर पर जा रहे हैं। इसमें लिख लीजिए, इन पट्टियों में चांदी के नैनो कणों का प्रयोग किया जाता है। इन पट्टियों में चांदी के नैनो कणों का प्रयोग किया जाता है जो जीवाणुओं को मारकर संक्रमण की संभावना को कम करता है। वर्तमान में ये उपयोग किया जा रहा है। बहुत सारे यूज है मेडिकल साइंस में, बहुत ज़्यादा। अब सबको तो नहीं बता सकता, लेकिन इम्पोर्टेंट बता। अब अगला हेडिंग डालिए, नैनो तकनीक। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नैनो तकनीक का उपयोग हरित ऊर्जा उत्पादन में
ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन, यूजेस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन। देखिए अभी जो ऊर्जा आप जो भी यूज कर रहे हो, ज्यादातर हम बायोमास ऊर्जा यूज कर रहे हैं, यानी जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, या सोलर सेल उपयोग हो गया। पहले समझते हैं इसको तुलनात्मक समझते हैं, यानी जो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ग्रीन एनर्जी में बात करेंगे नैनो सोलर सेल, नैनो सोलर सेल और फ्यूल सेल की बात करेंगे। ये दो चीज बात करेंगे, नैनो सोलर सेल क्या है, फ्यूल सेल क्या है। इसके पहले बात करना पड़ेगा कि सोलर सेल क्या है, वो कैसे काम करता है। नैनो सोलर सेल से अच्छा क्यों, तो पहले सोलर सेल समझते हैं मोटा मोटा। देखो जो नए सोलर सेल होता है जिसका आज आप उपयोग कर रहे हैं, घर घर में छतों पे लग रहा है, सोलर सेल में क्या करते हैं हम, एक हल्का सा आइडिया आपको देते हैं। ये जो देख रहे हैं इसे सिलिकॉन कहते हैं। आप जानते हैं जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो विद्युत की चालकता के आधार पर जो मटेरियल है उनको 3 वर्गों में बांटा गया है। एक तो होता है कंडक्टर, सोना चांदी तांबा पीतल। एक होता है सेमी कंडक्टर, एक अभी जिस पर काम हो रहा है सुपर कंडक्टर। बैड कंडक्टर आप जानते हैं, लकड़ी बैड कंडक्टर, ठीक है। जो सिलिकॉन है, आप अगर आज से पहले जाएं, जब शुरुआती दौर में विद्युत की खोज हुई तो एक जमाना था खाली मेटल मालूम, यानी चालक के बारे में मालूम। तो पहले बड़े बड़े आकार के रेडियो बनते थे। आप घर में अपने पापा से अपने बाबा से पूछेंगे तो बड़े बड़े रेडियो होते थे। उनको ऑन करते तो पहले गर्माता था, तब आवाज आती थी। उस जमाने में मेटल यूज किया जाता, मेटल यानी कंडक्टर यूज किया जाता। समय बीतने के साथ खोजा गया सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर और कंडक्टर में अंतर क्या है? जैसे एक लोहे का तार ले लीजिए या तांबे का तार ले लीजिए, इस पर विद्युत जब प्रवाहित होता है, जैसे जैसे विद्युत प्रवाह होता जाएगा ये गर्म होता जाएगा, हॉट होता जाएगा, और जैसे जैसे गर्म होता जाएगा प्रतिरोध इसका बढ़ता जाएगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटती है। ये धातु की खास बात होती है। धातु क्या है? कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर क्या होता है? समान रूप तापमान पे अच्छे से काम नहीं करता, लेकिन सेमी कंडक्टर जैसे जैसे गर्म होता जाता है इसका प्रतिरोध घटेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ये खास बात होती है सेमी कंडक्टर। दो प्रमुख सेमी कंडक्टर है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के खोज के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति आई। बहुत बड़ी क्रांति है। अब इसी सेमी कंडक्टर का यूज करके ये आपका नॉर्मल ये सोलर सेल बनाया जाता है। अब इसमें खास बात क्या है? देखिए, ये दिख रहा है स्ट्रिंग,
ये सिलिकॉन है और ये वायर से ऐसे जुड़ा, ये वायर मान लीजिए सिल्वर का, ये सोलर सेल है। इस पर जब VS पड़ता है, VS का मतलब विजुअल स्पेक्ट्रम। ये विजुअल स्पेक्ट्रम क्या होता है? जो प्रकाश के जो 7 कलर दिखाई देते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर पास होती है तो 7 रंगों में बटती है विद्युत, इसी को विजुअल स्पेक्ट्रम कहते हैं। 7 या आँख से देख पाते हैं, ये विजुअल स्पेक्ट्रम है। और इसमें अगर आप नीचे से ऊपर जाएं तो वेवलेंथ बढ़ेगा। वेवलेंथ का मतलब होता है तरंगदैर्घ्य। ऊपर से नीचे आए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, इसके नीचे आए तो अल्ट्रावायलेट है, इसके ऊपर जाए तो इंफ्रारेड, यानी सबसे ज्यादा वेवलेंथ IR का हुआ और सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी UV की हुई। इसलिए इन दोनों की उपयोगिता समान जीवन में देखेंगे अलग अलग होती। जैसे घरों में आपका RO होता है, RO का नाम RO क्यों रखा गया है? रिवर्स ऑस्मोसिस। ये क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बताओ अच्छा क्या होता है? अरे यार देखो समझो नहीं, एक तो अंगूर का दाना ले लो और कर नमक में डाल दो तो अंगूर के अंदर का पानी बाहर चला जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस। अंदर का माल बाहर तो एक्सोऑस्मोसिस। किशमिश का ले लो, पानी में डाल दो, बाहर का माल अंदर आ गया, इंडोऑस्मोसिस। यहाँ मामला सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। तो इंडो एक्सो समझ में आया। अब प्रकृति का नियम है कि हायर कंसंट्रेशन, जैसे अगर आप यहाँ बीच में मेम्ब्रेन लगा दें, यहाँ पानी भर, ठीक, यहाँ पानी भर, और मान लीजिए यहाँ पर आपने प्योर वाटर भरा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने कौन सा वाटर भरा, यहाँ मान लीजिए शुगर प्लस वाटर भरा, तो मूवमेंट किधर होगा? प्योर वाटर से लोअर कंसंट्रेशन से यहाँ होगा। हाँ, अब अगर हम यहाँ पर दबाव बनाए क्या होगा? इधर से इधर जाए, इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। उसमें सिलेंडर होता है ना, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। पानी में जो साल्ट होता है, साल्ट को इधर नहीं जाने देता, ये इधर जाने देता, जब यहाँ पे दबाव बना, और दबाव नहीं है भाई, ये प्योर वाटर है, ये शुगर प्लस वाटर है, या मान लीजिए ये टैप वाटर है जिसमें तमाम सारे मिनरल हो, तो पानी यहाँ से यहाँ है और दबाव बना है तो पानी यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो जो RO होता है आपका, उसमें आप देखेंगे जो RO होता है उसमें अल्ट्रावायलेट रे का उपयोग होता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ऊर्जा ज़्यादा होगी, ऊर्जा ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो सूक्ष्म जीवी पानी में होंगे, क्या होंगे? मर जाएंगे। इसलिए अल्ट्रावायलेट रे यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड तो मैंने बताया है, जो टीवी के रिमोट वगैरह हम इसको यूज़ करते हैं। अब देखिए ये जो VS आ रहा है, विजुअल स्पेक्ट्रम, जो विजुअल स्पेक्ट्रम इस पर पड़ रहा है, तो ये क्या कर रहा है? लाइट एनर्जी को किस में बदल रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये काम करता है कौन? नॉर्मल सोलर सेल, जो आज उपयोग में लाया जा रहा है, ठीक है। अब नैनो सोलर सेल क्या है, उसमें क्या खास बात है, आइए उसको देखते। ये समझ गए नॉर्मल सोलर सेल क्या, इससे ज्यादा आपको जानना भी नहीं है। अब आइए नैनो सोलर सेल। ये क्या करता है?
ये है ग्राफीन, ये है CNT, ये कार्बन नैनो ट्यूब है, जी सर। ये ग्राफीन है। अब इसकी दक्षता देखिए कितनी ज्यादा है। ये VS को भी कन्वर्ट करेगा, IR को भी कन्वर्ट करेगा, और जो सनलाइट आ रही है वो केवल विजुअल स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल रहा है। ये क्या कर रहा है? ये सभी UV IR इंफ्रारेड को भी, अल्ट्रावायलेट को भी। तो इसकी ऊर्जा दक्षता उससे क्या हुई? बहुत ज़्यादा ज्यादा हो गई। तो इसकी ऊर्जा दक्षता ज्यादा हुई ना। ये कार्बन नैनो ट्यूब लगा दिया, मैंने अभी बताया था। और ये क्या है? ग्राफीन। तो इसकी ऊर्जा दक्षता ज्यादा हो गई। और क्या खास बात है? और सर ये जो पदार्थ है ये बैड कंडक्टर है, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, जी सर। जैसे एस्बेस्टस वगैरह होता है। अब ये चादर की नुमा है। अब भैया ये बताओ, आज जो सोलर सेल यूज हो रहा है उसके लिए छत चाहिए। या तो आपका खेत तो वहां लगवा दीजिए, जहां लग गया वो जमीन यूज नहीं हो सकती ना। छत पे अगर आपने जमीन में लगवा दिया तो वहां आप खेती नहीं कर सकते। अब तो लग गया तो फिर वही यूज कर लिया। या छत पे लगवाई तो छत भी ऑक्यूपाई कर लिया तो कर लिया, चलिए ठीक है। अब जो लोग बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं और डब्बा में रहते हैं, डब्बा का मतलब अपार्टमेंट में रहते हैं, तो ना तो उनके पास ऊपर है ना तो नीचे है कुछ, वो कैसे करें? तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे चादर नहीं होती है, ये खिड़की है उनके घरों में, तो खिड़की में लगा देंगे। इस सीट को लगा दिया, छत पर चटाई की तरह बिछा दिया। इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल रहा है। आजकल आप क्या कर रहे हैं? आज जब सोलर सेल आप इस्तेमाल कर रहे हो वर्तमान में, तो क्या हो रहा है? आपके छतों पे लगा लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल रहा है। मान लीजिए आपका कंजप्शन 100 यूनिट है, प्रोडक्शन कर रहा है 120 यूनिट। ये 20 यूनिट आपका यहाँ से ग्रिड में चला जाएगा, उसका पैसा आपको मिलता है। और आपके घर में इन्वर्टर लगा है, तो इससे क्या होगा? चार्ज होता रहेगा। नैनो सोलर सेल को हैंडल करना आसान है। चटाई की तरह बिछा दिया, खिड़की में लगा दिया। हाँ, चल भी सकते, वो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको बिछाया जा सकता, खिड़की में लगाया जा सकता, ट्रांसपेरेंट होगा ना। अब ऐसा नहीं खिड़की पे लगा दिए तो आप बैठे हो, आपको धूप नहीं मिलेगी, आपको धूप भी मिलेगी, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। क्योंकि एक परमाणु जितनी मोटी जो चादर होगी वो ट्रांसपेरेंट तो होगी। जी सर। हाँ। ये बताइए, परमाणु का मैक्सिमम भाग तो खोखला है ना। सिर्फ परमाणु देखें तो परमाणु के केंद्र की सबसे ज्यादा डेंस भाग होता है, और बाकी क्या कक्षाएं हैं, ये भाग सब खोखला है कि नहीं? परमाणु की डेंसिटी केंद्रक में 10 के घाते 12 गुना होती है एक परमाणु। परमाणु की कुल डेंसिटी का सबसे ज्यादा डेंसिटी केंद्रक में है, तो पूरा का पूरा खोखला होगा कि नहीं? तो ट्रांसपेरेंट होगा कि नहीं? लगा दिया लाइट से, वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। आपका मनो यूज करिए, घर में इन्वर्टर क्या करेगा? इन्वर्टर की जो बैटरी लगी है वो क्या करेगी? उसको कंज्यूम कर रही, स्टोर कर रही। समझ में बात आई? नैनो सोलर सेल कैसे काम करेगा? यानी इस लाइट को ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलना है। अब इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो घर घर में सोलर सेल लग रहा है, 5 साल 10 साल के बाद नैनो सोलर सेल चाहिए, और ये इजी टू हैंडल है। बिछा दिया, यहाँ तक कि आपके कमरे में जो एलईडी जल रहा है दीवारों पे लगा देंगे, तो जो एलईडी से लाइट निकल रही है इसको भी कंज्यूम कर सकता है।
इसको भी वापस इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल सकता है। अभी आपने वर्टिकल फार्मिंग का नाम सुना होगा, क्वेश्चन भी आया था, वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग। एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है विलियम डिस्कूमर। ये वर्टिकल फार्मिंग, ऊर्ध्वाधर खेती, ऊंची ऊंची इमारतों में खेती करना। अच्छा ये बताइए, इस लाइट में फोटोसिंथेसिस होगी? इस लाइट में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हो सकती है कि नहीं? कहाँ से पढ़िए नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इस लाइट में भी हो। आप कहें सर कैसे? घर के कमरे के अंदर 2 पत्ती वाला मनी प्लांट लगा दो और 2 पत्ती वाला बाहर लगा दो। 3 महीने के बाद घर के अंदर जो 2 पत्ती वाला वो 3 से 4 पत्ती होगा और बाहर वाला हो सकता है 10 पत्ती, क्योंकि बाहर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा है और कमरे में कम है। लेकिन ये श्योर के फोटोसिंथेसिस होगा। अगर फोटोसिंथेसिस बना हुआ होता तो भोजन नहीं बना होता, भोजन नहीं बना होता तो वृद्धि नहीं हुई होती, पत्ती नहीं बना होता। विज्ञान प्रमाण के सहारे चलता है। जी होगी, बिल्कुल होगी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए प्रकाश चाहिए। तो वर्टिकल फार्मिंग जो करते हैं, बड़ी बड़ी एलईडी का प्रयोग करते हैं। सनलाइट नहीं है कोई बात नहीं, अभी उसमें हम जाना नहीं चाहेंगे, जाएंगे तो फिर समय उसमें चला जाएगा। तो पहले इसको आगे बढ़ाते हैं। समझ में आया ये नैनो सोलर सेल? अब बात करते हैं फ्यूल सेल। चित्र बना लिए हैं? क्यों? चित्र बनाया थे कि नहीं उसका? है? बना लिया करिए, समय मत खराब किया करिए। अब आ जाइए आगे, फ्यूल सेल की बात करते हैं। ये फ्यूल सेल क्या होता है? देखिए फ्यूल सेल जो होता है ये भी नैनो तकनीक पर आधारित है। जैसे ये वाटर है, पानी, मेरी बात समझिए पहले। जैसे मान लीजिए कि हमने सोलर सेल लगाया, नैनो सोलर सेल लगाया और उससे 100 यूनिट ऊर्जा को पैदा किया, ठीक है? लगभग 60 यूनिट एनर्जी को दिन में हमने उपयोग कर लिया। हमको 24 घंटा काम चलाना है। भाई सोलर से तो दिन में काम करेगा ना, नैनो सोलर से रात में तो काम चलेगा नहीं। तो उसका जुगाड़ क्या है? अगर हमने नैनो सोलर से 100 यूनिट ऊर्जा बनाई और 60 यूनिट ऊर्जा को दिन में उपयोग किया तो बचा कितना ऊर्जा? 40। अब इस 40 यूनिट जब दिन में हम ऊर्जा बना रहे हैं, 60 खर्चा कर रहे हैं और 40 जो बन गए, 40 यूनिट ऊर्जा हम डाल दें फ्यूल सेल में। फ्यूल सेल में क्या होगा? पानी होता है और इसमें होता है प्लेटिनम नैनो पार्टिकल। ये क्या काम करेगा? कैटलिस्ट के रूप में। कैटलिस्ट का मतलब उत्प्रेरक। तो प्लेटिनम का नैनो पार्टिकल ले लेंगे और इसको ये 40 यूनिट ऊर्जा दे दिया। तो ये जो प्लेटिनम का नैनो का होगा, इसके कारण ये जल डूब जाएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, ठीक?
अब जब रात होगी तो क्या होगा? रात में ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? रात में ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या पैदा होगा? ऊर्जा। और ये किसमें बदल जाएगा? H2 फिर कंबाइन करके वाटर बना देगा। और ऊर्जा अब रात में इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। कब करेंगे? रात में। तो अगर हम नैनो सोलर सेल प्लस फ्यूल सेल का इस्तेमाल करें तो 24 घंटा काम चल सकता है कि नहीं? आराम से। ये ग्रीन एनर्जी होगी कि नहीं? ग्रीन एनर्जी किसे कहते हैं? जिसमें सर जिसमें कार्बन इमिशन है। ना। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कितने तरीके के ऊर्जा का स्रोत उपयोग कर रहे हैं? बायोमास फ्यूल यानी आपका ईंधन, जो ये जीवाश्म ऊर्जा उपयोग कर रहे हैं, पवन ऊर्जा उपयोग कर रहे हैं, हाइड्रो एनर्जी यूज कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है? कोई भी तरीके का कार्बन इमिशन नहीं है। तो इन दोनों का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं? अब लिख लीजिए पहले हेडिंग का लीजिए नैनो सोलर सेल। नैनो सोलर सेल अच्छा, वो क्या हेडिंग करवाए थे आपको, जरा दिखाइए। नैनो तकनीकी का उपयोग खनिज ऊर्जा उत्पादन में। हाँ, तो उसमें पहले एक लाइन लिख लीजिए, तब नैनो सोलर सेल पहले एक लाइन लिख लीजिए। इसके द्वारा नैनो सोलर सेल और ईंधन सेल नैनो सोलर सेल और ईंधन सेल संयोजन का, नैनो सोलर सेल और ईंधन सेल के संयोजन का उपयोग किया जा सकता है। अब हेडिंग डालिए नैनो सोलर सेल। देखिए, इसमें सिलिकॉन के स्थान पर इसमें सिलिकॉन के स्थान पर ग्राफीन, सिलिकॉन समझ रहे हो किसमें यूज करते हैं? नॉर्मल सोलर सेल। तो आप चाहे तो अपने समझने के लिए लिख लीजिए, बाद में भूल जाएंगे, बल्कि इसको ऐसे लिख लीजिए। थोड़ा सा इसको ऐसे लिखिएगा तो आप दोबारा पढ़ेंगे तो याद आएगा। लिखिए, सामान्य सोलर सेल में सिलिकॉन तथा चांदी के तार का उपयोग किया जाता है, जबकि नैनो सोलर सेल में ग्राफीन तथा CNT का उपयोग किया जाता है। नैनो सोलर सेल में ग्राफीन तथा CNT का उपयोग किया जाता है। नैनो सोलर सेल की निम्नलिखित विशेषताएं हैं या निम्नलिखित विशेषताएं हैं। साधारण प्रकाश, अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड रे, अवरक्त किरणें तथा पराबैंगनी किरणों से ऊर्जा प्राप्त कर विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जबकि सामान्य सोलर सेल
सामान्य सोलर सेल सामान्य प्रकाश को ही विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला पॉइंट लिख लीजिए। नैनो सोलर सेल रख रखाव में आसान होगा, रख रखाव में आसान होगा। इसे चादर के समान बिछाया जा सकता है, चादर के समान बिछाया जा सकता है, अथवा पेंट की तरह दीवारों में लगाया जा सकता है, पेंट की तरह दीवारों में लगाया जा सकता है। इसका प्रतिरोध अत्यंत कम होता है, इसका प्रतिरोध अत्यंत कम होता है, इसलिए ऊर्जा का क्षय भी अत्यंत कम होता है, कम होगा। इसका प्रतिरोध अत्यंत कम होता है, इसी कारण से ऊर्जा का क्षय भी बहुत कम होगा। नैनो सोलर नेक्स्ट पैरा से लिखिए। नैनो सोलर सेल की सबसे अधिक उपयोगिता शहरी क्षेत्रों में होगी, क्योंकि वहां पर लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, और खिड़कियों में इन नैनो सोलर सेल का उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नैनो सोलर सेल, हेडिंग डालिए। नैनो सोलर सेल ऑब्लिक ईंधन सेल के संयोजन से प्राप्त ऊर्जा, के संयोजन से प्राप्त ऊर्जा देखिए, प्राप्त ऊर्जा देखिए, नैनो सोलर सेल से दिन में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यदि माना नैनो सोलर सेल से हमें दिन में 100 यूनिट ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसकी 60 यूनिट ऊर्जा को हम दिन में उपयोग कर लेते हैं, चालीस यूनिट ऊर्जा को जब हम
40 यूनिट ऊर्जा को जब हम फ्यूल सेल में स्थानांतरित करेंगे तो फ्यूल सेल यानी ईंधन सेल, तो ईंधन सेल में उपस्थित जल प्लेटिनम के नैनो कण जो कि उत्प्रेरक का काम करता है, प्लेटिनम के नैनो कण जो उत्प्रेरक का काम करता है, के कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। रात्रि में जब ईंधन सेल को ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, रात्रि में जब ईंधन सेल को ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी तो इसमें उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ेंगे, अर्थात ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा और पुनः जल प्राप्त होगा, साथ ही हमें ऊर्जा भी प्राप्त होगी। इस प्रकार इन दोनों के संयोजन से, इस प्रकार नैनो सोलर सेल और ईंधन सेल के संयोजन से, इस प्रकार नैनो सोलर सेल और ईंधन सेल के संयोजन से 24 घंटे सतत हरित ऊर्जा प्राप्त होगी। 24 घंटे सतत ऊर्जा प्राप्त होगी, हरित ऊर्जा प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं, है ना? ये डालिए।